हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 1 फरवरी, न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग 1 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने ओडेसा को डेंजर साइट को किस देश में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो यानी कि ये जो ओडेसा को या फिर ये ओडेसा जगह भी कहते हैं, तो ये यूक्रेन में स्थित है। यूक्रेन आप लोग जानते हैं, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध छिड़ा हुआ है जिसके चलते अब ये जो यूनेस्को की जो शामिल है ओडेसा, एक बहुत ही अच्छी जगह है। तो जो है युद्ध में ये इसको भी क्षति पहुंच रही है, तो यूनेस्को ने डिसाइड किया है जो ओडेसा है यूक्रेन का, ये जो शहर है इसको भी जो है अपनी विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया जाएगा या फिर डेंजर इसे घोषित कर दिया गया है ताकि इसका जो है संरक्षण हो सके, बचाव हो सके। ये यूक्रेन का हो जाएगा। ठीक है, अब यूनेस्को की बात आई है तो पहले यूनेस्को डिस्कस करेंगे। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, और हमारे कितने जो भारत के स्थल है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। हमारे टोटल 40 ऐसे जो जगहें हैं भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। अब हम यूक्रेन को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ अदर फैक्ट भी डिस्कस हो जाए और लोकेशन भी। तो ये यूरोप के मैप में यूक्रेन की लोकेशन जो है यहाँ पर पड़ जाती है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव और व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति हैं और यहीं पर जो है यूक्रेन रशिया का युद्ध चला हुआ है। और इसमें आपको ब्लैक सागर जरूर याद रखना है। यहाँ पर यूक्रेन के यहाँ पर ब्लैक सागर की लोकेशन जो पड़ जाती है, ये जो ओडेसा शहर है ना अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो, वो इसी ब्लैक सागर के तट पर ही यहाँ पर इसी जगह पर जो इसकी लोकेशन पड़ जाती है, तो ये यही हो जाएगा। और अब मैंने आपको कुछ जल संधियां कराई थी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये अजोव सागर है यानी कि सागर ऑफ अजोव। ठीक है, सी ऑफ अजोव, अजोव सागर का पानी जो है जब इस ब्लैक सागर में मिलता है तो मैंने आपको बताया जल संधि से दो थल के पार्ट अलग होते हैं और दो मिलते हैं पार्ट। तो यहाँ पर ये जो इधर अजोव सागर का पानी जब ब्लैक सागर मिलता है, इधर यूरोप अलग होता है और इधर यहाँ पर ये जो है ये दोनों पार्ट अलग हो जाते हैं। फिर इस ब्लैक सागर का पानी और यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है? तो यहाँ पर कर्च जल संधि बनती है। फिर इस ब्लैक सागर का पानी यहाँ से होते हुए एक तुर्की के यहाँ पर मरमरा सागर है, तो फिर यहाँ पर ये इसका यूरोप का पार्ट और एशिया का पार्ट अलग होता है। तो यहाँ पर कौन सी जल संधि बनती है? यहाँ पर बोस्पोरस जल संधि बन जाती है। फिर इस मरमरा सागर का पानी यहाँ ग्रीस की लोकेशन के पास एक एजियान सी पड़ जाता है। तो एजियान सी का पानी जब ये दोनों मिलते हैं मरमरा एजियान सी, तब यहाँ पर एक डार्निलिस जल संधि बनती है, डार्निलिस। ठीक है, तो कितने सागर? अजोव सागर, काला सागर और यहाँ पर मरमरा सागर, फिर एजियान सी या एजियान सागर। ठीक है, उसके बाद कौन सी जल संधि बनी? कर्च, फिर यहाँ बॉस्फोरस और फिर डार्निलिस। तो ये जल संधि यहाँ पर बनती है। काला सागर पर एक अभी हाल ही में चर्चा में क्या है? तो स्नेक आइलैंड, ये भी आप लोग याद रखना, पूछा जा सकता है। स्नेक आइलैंड जो है यहाँ पर रशिया ने जो कब्जा किया था वो ब्लैक सागर के यहीं पर ही है। तो ये कुछ यूक्रेन से फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी क्रोएशिया इसलिए चर्चे में था क्योंकि क्रोएशिया ने अपनी जो करेंसी कूनो को त्याग कर यूरो को अपनी जो है करेंसी हाल ही में बनाया था। इटली की बात करें तो जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है यहाँ अंतरराष्ट्रीय तौर पर इटली में ही है। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रिया की लोकेशन पड़ जाती है वियना, जिसकी राजधानी है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के वियना में ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर है, मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये सारी चीजें यूरोप की आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। विश्व धरोहर स्थल की बात आई है तो इटली, इटली की राजधानी क्या है? रोम हो जाएगी। तो इटली में एक आपने झूलती मीनार सुनी होगी जिसे इसकी झूलती मीनार कहते हैं। तो ये जो झूलती मीनार यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, इटली में ही हो जाएगी। अपने भारत से आप लोग कई हम डिस्कस करेंगे। जैसे 39वां जो शामिल हुआ था विश्व धरोहर स्थल में, ये कौन सा था? ये शामिल हुआ था तेलंगाना का रामप्पा टेम्पल जो था वो शामिल हुआ था। 40वां कौन सा था? तो 40वां गुजरात का धौलावीरा यूनेस्को में शामिल हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शामिल हुए थे। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का आप लोगों ने लिवरपूल सुना होगा। तो लिवरपूल जो है इंग्लैंड का, ये भी इसमें शामिल है यूनेस्को की धरोहर में। और यूक्रेन तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया है? तो आईसीसी जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये बाबर आजम बन गए हैं। और बाबर आजम को ही जो है ना ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का भी दोनों का खिताब बाबर आजम जो पाकिस्तान के एक प्लेयर है इन्हीं को मिला है। बाबर आजम ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी हैं और क्रिकेटर ऑफ द ईयर दोनों का खिताब ही इन्होंने जीता है बाबर आजम में, ठीक है। और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अब हम अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे क्रिकेटर से ही रिलेटेड, तो सूर्य कुमार यादव इनको जो है ना सबसे तेज शतक लगाने वाले सूर्य कुमार यादव बने थे। 1000 वर्ष कैलेंडर में सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो इन्होंने ही बनाए थे, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है। और रोहित शर्मा अभी जो है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, मैंने आपको कराया था, रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है। और शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने जो है 3 शतक लगातार बनाने और वो सबसे तेज शतक लगाने वाले जो युवा बने हैं सब, क्योंकि 30 शतक तो सबने लगाए, लेकिन जो सबसे युवा जो बने हैं ये शुभमन गिल बन गए थे हाल ही में। ये कुछ प्लेयर्स की बात थी। अब हम देख आईसीसी की अगर मैं डिस्कशन कर लूं तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। इसके वर्तमान के अध्यक्ष हो जाएंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, ठीक है। दुबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आईसीसी का। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल विनिर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि एक फैक्ट्री है ये मैन्युफैक्चरिंग जो उत्तराखंड में लगाई गई है, ठीक है। और एक ये सोलर प्लांट की फैक्ट्री है, ठीक है, जिसे ल्यूमिनस जो कंपनी है ल्यूमिनस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री इन उत्तराखंड। तो इन्होंने जो है सोलर प्लांट फैक्ट्री जो है लगाई है। अब उत्तराखंड की बात आई है, उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। उत्तराखंड के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो उत्तराखंड ने अपनी राजधानी देहरादून से हटाकर कहाँ शिफ्ट की थी? एक देहरादून में हाई कोर्ट इसने, तो ये हल्द्वानी में शिफ्ट किया था, ठीक है। अपना जो हाई कोर्ट है इसने उत्तराखंड ने हल्द्वानी में शिफ्ट किया था। और उत्तराखंड में एक वैली ऑफ फ्लावर से कहाँ कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में ही हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तराखंड से कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे। तो कर्नाटका, मैंने अभी आपको बताया था, कर्नाटका के बेंगलुरु में 3 गुना जो सोलर प्लांट वाली जो है एक प्लांट विकसित किया गया। 3 गुना क्यों? क्योंकि इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा, ठीक है, इन तीनों से मिलकर एक यानी कि सोलर प्लांट लगाया गया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और बसवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री। गुजरात की बात करें तो गुजरात में हाल ही में एक सीएनजी पोर्ट टर्मिनल लगाया गया था, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का पोर्ट टर्मिनल गुजरात में, गुजरात के भावनगर में। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश की बात करें तो एक लिथियम आयन आयन सेल फैक्ट्री, मैंने आपको कराया था कि लिथियम के जो होते हैं सेल, ये जो तत्व है, इसकी आयन फैक्ट्री सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश में लगाई गई थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। तो ये डिस्कस हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल की जो है शुरुआत की है? तो ये डेबी हॉकले मेडल की शुरुआत न्यूजीलैंड देश ने की है। न्यूजीलैंड आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे एक द्वीपीय देश पड़ जाता है, तो वहीं पर न्यूजीलैंड ने जो है डेबी मेडले टू रिकॉग्नाइज वुमेन क्रिकेटर्स, तो जो महिला क्रिकेटर थी इनका जो है सर्वश्रेष्ठ जो है योगदान रहा होगा क्रिकेटर में रहा है, तो इसीलिए इनके नाम पर जो एक अवार्ड की घोषणा न्यूजीलैंड ने करी है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन हो जाएगी। और अभी न्यूजीलैंड चर्चा में भी था क्योंकि इसके जो प्रधानमंत्री है कौन बने हैं? ये क्रिस हिप्किंस बने हैं, जैसिंडा अर्डन के इस्तीफा देने के बाद। न्यूजीलैंड की करेंसी हो जाएगी डॉलर। अब हम इसको मैप से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वर्ल्ड मैप में आप जानते हैं यहाँ पर ये जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड की जो है लोकेशन पड़ जाती है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर पड़ता है? तो तस्मान सागर यहाँ पर पड़ जाता है। और आप लोग जानते हैं इस बार के जो आईसीसी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, सॉरी फीफा फीफा वुमेन्स जो होंगे तो इस साल, तो ये दोनों कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर होस्ट करेगी, जिसके चलते तस्मान सागर से रिलेटेड ही इन्होंने कौन सा शुभंकर रखा था? तजुनी नाम का शुभंकर रखा है। और न्यूजीलैंड की करेंसी हो जाएगी डॉलर। न्यूजीलैंड जो एक कुक स्ट्रेट पूछा जाता है, तो कुक जो जलसंधि या फिर कुक स्ट्रेट जो है ये कहाँ पर हो जाएगी? न्यूयॉर्क में ही हो जाती है। और न्यूयॉर्क के हाल ही के करंट अफेयर्स अगर डिस्कस करेंगे
तो न्यूजीलैंड ने एक लकड़ी का सबसे बड़ा जो अंतरिक्ष जो स्थान बनाया था, वुड से बनाया था जो लकड़ी से, ये न्यूजीलैंड ने ही बनाया था। और न्यूजीलैंड ने ही जो है हाल ही में अपनी जो वोट देने की उम्र है अपने देश में, ये 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी गई थी न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, और एक प्लेन लैंग्वेज एक्ट ये न्यूजीलैंड के द्वारा ही पारित किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ इसके करंट अफेयर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस भी। पेरू पेरू देश अभी क्यों चर्चा में था, तो मैंने आपको बताया यहाँ की जो महिला राष्ट्रपति बनी है ना, बोनुआटे, तो इनके इस्तीफे को लेकर वहां के लोग मांग कर रहे हैं। तो पेरू पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर इमरजेंसी जो है आपातकाल स्थितियां लगी हुई है। मालदीव इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को 11 साल की सजा सुनाई गई भ्रष्टाचार के आरोप में। और मालदीव्स है ना, की राजधानी में माले। और वियतनाम भी अभी मैंने आपको जस्ट इसी हफ्ते कराया कि वियतनाम में भी जो इसके राष्ट्रपति है, उनको जो है इन्होंने अभी इस्तीफा मांगा है, इन्होंने दे दिया है, क्योंकि इन पर भी भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन का इल्जाम लगाया गया था। तो वियतनाम के राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दिया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के सभी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ही है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है, तो ये बनी है मिशेल योहो। और आप लोग जानते हैं ऑस्कर अवार्ड जो फिल्म जगत का इंटरनेशनल तौर पे सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो ये जो मिशेल यो है यही जो है नॉमिनेटेड हुए, और ये मलेशिया की रहने वाली है। फर्स्ट मलेशियन भी बनी है और फर्स्ट एशियाई वुमेन्स भी ये बन गई है। क्या मिशेल यो। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे, तो पीवी सिंधु, मैंने आपको बताया कि पीवी सिंधु मात्र एकमात्र भारतीय है जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका जो एथलीट पैनल में शामिल होने वाली वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में ये पहली महिला है भारतीय। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर ये मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। आर बोनी गैब्रियल क्यों चर्चा में थी, तो अभी जो मिस यूनिवर्स का खिताब 2023 का आर बोनी गैब्रियल ने जीता है। ठीक है, और दीपिका पादुकोण की बात करें तो मैंने आपको कराया था कि जो टाइम्स जो मैगजीन है ना, तो टाइम्स मैगजीन ने 100 जो सशक्त महिलाओं को जो चुना था, उसमें दीपिका पादुकोण को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आप लोग जानते हैं ये हमारे भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, नागरिक सम्मान। 6 लोगों को टोटल इससे सम्मानित किया गया है, और 6 के 6 याद करने की जरूरत नहीं, 3 इंपॉर्टेंट इसके जो है फैक्ट मैं बता देती हूँ। एक तो आप मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के नेता याद रखोगे, ये काफी अच्छे यहाँ के जाने माने पॉलिटिशियन रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव। और ये जो है उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई थी, तो मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। ये तबला वादक आप लोग जानते ही हैं, जाकिर हुसैन नाम है इनका, तो ये भी बहुत फेमस पर्सनालिटी, इनका याद रखोगे। और फिर यहाँ पर ये जो है दिलीप महालनोबिस, ठीक है, इनको भी आप याद रखोगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। वैसे हम सबके नाम मैंने लिखे हैं पद्मा विभूषण। तो ये जो बालकृष्णन है ये कौन थे, इनको भी मरणोपरांत दिया, ये हमारे विदेश मंत्री रह चुके हैं बालकृष्णन दोषी। दिलीप महालनोबिस यही मैंने कराया है, और इनको भी जो है मरणोपरांत मिला है, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान रहा। मुलायम सिंह यादव कोई पोस्ट ह्यूमस यानी कि जो मृत्यु के बाद दिया गया, उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। जाकिर हुसैन वही तबला वादक है और महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। और एस एम कृष्णा ये भी मंत्री रह चुके हैं। फिर कर्नाटका के ये श्रीनिवास को भी मिला है। तो 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, इन्हीं को याद रखना। और अब हम पद्म विभूषण तो हो गया, क्योंकि हमारा दूसरा नागरिक सम्मान है। सबसे ऊंचा अगर नागरिक सम्मान पूछा जाए भारत का, तो वो क्या है, भारत रत्न। ठीक है, तो 6 को तो पद्म विभूषण दिया गया, और 9 जो है उनको दिया गया पद्म भूषण। ठीक है, 9 को पद्म भूषण दिया गया, और 91 यानी कि 91वें को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 6 को दिया गया है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण आता है जो 9 को दिया गया है, और 91 को क्या दिया गया है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। और मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री हमारे जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 11 बच्चों को, जिसमें से 6 लड़के 5 लड़कियां, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। 17वां हमने अभी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया, गांधी जी के लौटने के अवसर पर मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। 17वां अभी हाल ही में अपना गणतंत्र दिवस भारत ने सेलिब्रेट किया है 26 जनवरी को। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो हाल ही में सूर्य और सौर कोरोना का निरीक्षण करने के लिए इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन करने लॉन्च करने की घोषणा किस वर्ष में की गई, यानी कि जो इसरो है वो आदित्य
एल मिशन यूज करेगा। ये मैंने आपको पहले भी कराया है। ये 2030 यानी कि इसी साल जो है इसरो अपना आदित्य एल फर्स्ट जो मिशन है वो लॉन्च करेगा। ये सन या सूर्य और उसकी जितने भी रिलेटेड चीजें हैं उनका पता लगाने के लिए तो ये जो है इसरो लॉन्च करेगा आदित्य एल मिशन। इसरो की बात आई है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में 15 अगस्त को, जिस दिन भारत आजाद होता है उसी दिन 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के शशिकांत दास, नहीं ये तो गवर्नर है, एक सेकेंड। हाँ, इसरो के जो अध्यक्ष है ये है एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन हाल ही में वर्तमान इसके अध्यक्ष है इसरो के, ठीक है। और ये हमारी इंटरनेशनल इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, ये मिशन इसने लॉन्च किया है। अदर फैक्ट भी हम साल से रिलेटेड करके पढ़े तो 2047 आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण रखे हैं 2047 तक, ठीक है। 2025 तक भारत ने क्या लक्ष्य रखा है? टीबी मुक्त भारत, टीबी को हराने का, तो जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री के तर्ज पर पहल चलाई थी। 2070 तक भारत ने क्या पहल रखी है कि जो कार्बन उत्सर्जन मुक्त है जो भारत हो जाएगा 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो हर साल शहीद दिवस है ये 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी हमारे शहीद रह चुके हैं भगत सिंह और नेहरू जी और गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं की याद में 30 जनवरी को मार्टिर्स डे यानी कि शहीद दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। अदर ऑप्शन भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो 25 जनवरी को आप लोग जानते हैं हमने अपना इलेक्शन राष्ट्रीय मतदाता दिवस वोटर्स डे मनाया है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई। 27 जनवरी को हमने, मैंने आपको कहा था होलोकॉस्ट डे यानी कि विश्व प्रलय दिवस मनाया था। 28 जनवरी को हमने डेटा प्राइवेसी डे मनाया है, जो भी हमारे डेटा प्राइवेसी होते हैं उनसे रिलेटेड डे जो है हमने सेलिब्रेट किया है। अब कुछ जनवरी खत्म हो गई है तो मैं इंपॉर्टेंट डे आपको डिस्कस करा देती हूँ सारे। तो पहले तो हमने 3 जनवरी को क्या कहा गया था सरकार द्वारा, जो हमारी जो ज्योतिबा फूले थी ना, सॉरी सावित्री बाई फूले, जो ज्योतिबा फूले की जो वाइफ थी, उनकी जो जयंती मनाई जाती है 3 जनवरी को, राष्ट्रीय जो महिला दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया गया है। वैसे तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। 4 को हमने विश्व ब्रेल डे यानी कि लुई ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि का विकास किया दृष्टिबाधिकों के लिए, तो 4 जनवरी को हम ये मनाते हैं। उसके बाद 9 जनवरी को सबसे इम्पोर्टेंट प्रवासी दिवस, क्योंकि 1893 में जो है गांधी जी भारत गए थे, फिर 1900 जो है 15 में ये भारत लौटे थे, इसके चलते 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल हिंदी डे यानी कि जो विश्व हिंदी दिवस से मनाया जाता है, बल्कि कि जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं वो 14 सितंबर को, ठीक है। और ये हो गया। 12 जनवरी को सबसे इम्पोर्टेंट डे हमने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया है। किसकी जयंती? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के तौर पे। उसके बाद 14 की बात करें तो भूतपूर्व जो सैनिक दिवस है ये मनाया जाता है। और फिर 15 जनवरी को हमने क्या मनाया है? 15 जनवरी को अपना हमने इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया है। 16 जनवरी को हमने स्टार्टअप डे मनाया है, जो लोगों के रिलेटेड स्टार्टअप डे मनाते हैं। 19 जनवरी को एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर जो टीम है एनडीआरएफ अपना स्थापना दिवस मनाती है। फिर 22 जनवरी को हमने क्या बनाया है? तो 22 जनवरी को हमने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस मनाते हैं 2015 में जिसकी स्थापना हुई। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती किस रूप में मनाते हैं? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 जनवरी को भी इम्पोर्टेंट डे है, मैंने आपको 2 डे कराए थे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल शिक्षा डे जो मनाते हैं 24 जनवरी को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस, 2 डे मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मैंने आपको करा ही दिया है, ठीक है। तो ये सारे डे हमने सेलिब्रेट किए हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो एसएससी रेलवे बैंकिंग एनटीपीसी उन सभी के लिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 1935 में भारतीय संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? ये जो एम एन रॉय थे इन्होंने ही जो है सबसे पहले 1935 में ही भारतीय संविधान सभा बनाने का विचार दिया था। नेहरू जी ने, तो आपको जानते हैं जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बाद में जाकर भारत की
संविधान की प्रस्तावना बना था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग जानते हैं 9/11/13 1946 में जो संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी, उसमें से जो 11, हाँ, 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी, उसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे, वो थे के एम मुंशी। मैंने इसे रखा है क्योंकि के एम मुंशी ने जो हमारी संविधान सभा है उसको जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी हो जाएगी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा, सबसे वृद्ध नदी भी कहते हैं। गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और क्योंकि ये इसकी लंबाई गंगा नदी के समान ही है, मतलब दूसरी सबसे पहली जो बड़ी नदी है वो तो गंगा ही है भारत की, लेकिन जो दूसरी नदी है गोदावरी नदी है, क्योंकि गंगा नदी के समान ही बहुत लंबी है और कई राज्यों से होकर बहती है, इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। नर्मदा नदी हमारी पांचवी सबसे बड़ी नदी है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, यानी कि अरब सागर में अपना पानी छोड़ती है। ठीक है, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और फिर ये गुजरात से होती हुई खंबात की खाड़ी में अपना पानी जो है छोड़ती है। कृष्णा नदी भारत की जो है तीसरी सबसे बड़ी नदी में गिनी जाती है। ठीक है, कृष्णा नदी ये भी 4 राज्य से होकर बहती है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये बहती है। कावेरी नदी ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखो फर्क है दोनों क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने पिकअप करे। देखो दक्षिण की गंगा ये गोदावरी नदी इसकी लंबाई के कारण, और दक्षिण भारत की गंगा ये कावेरी नदी को कहते हैं, और ये कर्नाटका और थोड़ा पार्ट इसका उत्तरी तमिलनाडु में भी बहता है, तो वैसे कर्नाटका में बहती है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है, इसी प्रकार दक्षिण भारत वाले जो लोग हैं वो कावेरी नदी को बहुत पूजते हैं, इसीलिए कावेरी नदी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मानव शरीर का जो कौन सा जो हिस्सा है 90% जो है पोषण लेता है, ये मिसप्रिंट है, मतलब पोषक तत्व को 90% अब्जॉर्व करता है, ठीक है, यानी कि सोखता है। तो ये जो छोटी आंत होती है ना, यही जो है 90% वो तत्व होते हैं उनको सोखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने इसलिए रखा है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है, तो आप लोग कई लोग जो कहते हैं इसको एनी टाइम मशीन है, लेकिन इसकी ये फुल फॉर्म नहीं है। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी एटीएम की फुल फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र आप लोग जानते हैं ये रशिया की सहायता से और स्थापित किया गया था। है कहाँ ये? तो ये छत्तीसगढ़ है, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1984 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बहुत फेमस दरवाजा है ये जो अलाई का दरवाजा है हमारा, जो कुतुब मीनार कहाँ पर है? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो कुतुब मीनार में ही अलाई का दरवाजा है। और आप लोग जानते हैं कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी किसने रखी थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा कराया था और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके निर्माण में सहयोग किया हुआ है। ठीक है, हुमायूं का मकबरा आप लोग जानते हैं दिल्ली में है। फतेहपुर सीकरी का आपने एक बुलंद दरवाजा सुना होगा, तो बुलंद दरवाजा इंपॉर्टेंट है, ये भी फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो हमें पता है 14 जो आर्टिकल है 14 से 18 ये हमारे संविधान समानता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 से 22 जो है हमारी स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 हमारी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके से रिलेटेड है। अनुच्छेद 25 जो रिलीजियस यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। और अदर मैं डिस्कस करूं सारे, तो अनुच्छेद 29 में क्या है? तो जो हमें अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक अधिकार उसमें है 29 में। 32 की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, संविधान की आत्मा भी जिसे कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा अंग वसा के साथ कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यानी कि वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो ये हो जाता है यकृत, या जो लीवर है वही वसा को तोड़कर उसे कोलेस्ट्रॉल बनाता है। हृदय हमारे रक्त को साफ करता है। ब्रेन जो न्यूरो सिस्टम कहते हैं, सारी हमारी जो गतिविधियां कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की एसआई इकाई क्या है, यानी कि बिजली को पूछा जाता है। करंट यानी कि बिजली की एसआई मात्रक आप लोग जानते हैं एम्पियर में मापा जाता है। वॉट जो है शक्ति, पावर होता है, उसका मात्रक वॉट है।
हर्ट्ज जो ध्वनि सुनते हैं ना हम, हमारी सुनने की जो श्रव्य क्षमता 20 हर्ट्ज से कितनी है, 20,000 हर्ट्ज तक, मिनिमम 20 हर्ट्ज मैक्सिमम 20 हर्ट्ज, तो ये ध्वनि की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह जो है ये मनाया जाता है 2 से 8 अक्टूबर को, ठीक है, वन्य जीव सप्ताह से रिलेटेड। और वन्य जीव सप्ताह जो अधिनियम पारित किया गया था 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। 30 अगस्त से 1 अगस्त तक हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 1 सितंबर तक, तो वाटर वीक हम सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी को मैंने आपको बताया प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है, माइग्रेशन डे। 11 से 17 जनवरी तक एक सड़क सुरक्षा डे हम मनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा डे हम 11 से 17 जनवरी तक सेलिब्रेट करते हैं। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दूर दराज के लोग भी इस वीडियो से जो है नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।